हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा हाइलाइटेड पॉइंट्स। तो इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो मैंने अपने लेक्चर के दौरान नहीं की हैं, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेडी स्टेट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। राइट। तो मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं ये मैंने बहुत बार बता रखा है, बट हाँ मैंने उसको ऐसे नहीं बता रखा कि इस स्टेटमेंट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स possessing a particular velocity remains constant but velocity of a particular particle may change। आफ्टर कोलिजन। तो ये पॉइंट मैंने डिटेल में बहुत क्लासेस में एक्सप्लेन कर रखा है कि मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल तो चेंज हो सकते कोलिजन के बाद, पर मान लीजिए कोलिजन से पहले अगर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 10 पार्टिकल्स शो कर रहे थे और 8:31 पे, तो 8:35 पे जब बहुत ज़्यादा कोलिजन्स हो जाएंगी पार्टिकल्स की आपस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 10 पार्टिकल्स ही शो करेंगे, राइट। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा और रिमाइंड करा देती हूँ मैंने इसको कैसे कैसे लिखवाया था। मैंने आपको ऐसे भी लिखवाया था कि एनसीईआरटी की वर्डिंग में इट इज़ individual speeds are changing, the distribution of speed remains constant at a particular temperature। इसको मैंने ऐसे भी लिखवाया था, though at a particular temperature individual speed of molecules keep changing but the distribution of speed remains same। तो distribution word को मैंने कहा था कि हाईलाइट करा था जब पढ़ाया था। तो इसी स्टेटमेंट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे ना स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट हाइलाइटेड पॉइंट याद क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उसमें एक तरफ तो हम 1/n dNc/dc लिखते थे और इस तरफ हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी। और कर्व कैसा बनता था, ऐसा कुछ, राइट। मान लीजिए मैंने इस कर्व का एक छोटा सा कंपोनेंट लिया, ये वाला कंपोनेंट, और ये है डीसी। ये इतना, एक सेकेंड, ये जो डीसी कंपोनेंट मैंने लिया है ना, मान लीजिए ये इतना छोटा है कि एक रेक्टेंगल है डीसी। तो बताओ एरिया क्या होगा। हमें पता है एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वीटी ग्राफ बनाया, वेलोसिटी इनटू टेम्परेचर ग्राफ, और वो ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है। तो मैं अगर कह रही हूँ कि इसके अंडर का एरिया मुझे क्या बताता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी ग्राफ के अंडर का एरिया जानना है कि वो क्या बता रहे हैं हमें, तो क्या करते हैं, जो वाई और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इट मीन्स इसके अंडर का एरिया, नीचे का एरिया
क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। सिमिलरली अगर मुझे ये बताना है कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया मुझे क्या बताता है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ये जो छोटा कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या बताता है। तो 1/n dnc अपॉन dc इंटू dc, dc से dc कट, तो dnc अपॉन n ये आ रहा है। और मैंने अपनी पिछली क्लास में जब मैं ये पूरा डिटेल में पढ़ा रही थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तब मैंने ये बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच पोजेस वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। क्या ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स possessing velocity between c and c plus dc, जब मैं ये डिटेल में पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था। तो आज मैंने ये भी बता दिया कि इसके नीचे का फ्रैक्शन क्या बताता है हमें। अगर मैं इसका छोटा सा कंपोनेंट लूँ dc, तो वो मुझे क्या बताएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ तो ये बताएगा। इट मीन्स ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। अब मैं कह रही हूँ कि बताओ ये पूरा एरिया क्या बताएगा। मान लो ग्राफ यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक ग्राफ है, तो ये पूरा एरिया मुझे क्या बताएगा। पूरा एरिया इतना कंपोनेंट बता रहा था कि dnc अपॉन n, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, मतलब इतना सा चीज़ हमें फ्रैक्शन बताती है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो वेलोसिटी है ये c है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑब्टेन हुई मुझे वो है c प्लस dc। मैंने क्या किया, ये एक एरिया बनाया, फिर मैंने कहा ये वाली वेलोसिटी c है, ये वाली वेलोसिटी अगर ये कंपोनेंट dc है तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c प्लस dc। ठीक है, अगर स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी c है, मतलब जहाँ से मैं ग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ c है, ये इतना सा विड्थ जो है ये dc है, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, c प्लस dc। अब मैं कह रही हूँ तो ये वाला एरिया मुझे क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो अब मैं कह रही हूँ इस एरिया को मैं बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, और यहाँ तक ले आई। मतलब मैंने इस लाइन को हटाया और इस एरिया को बढ़ाया 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 और मैं यहाँ तक ले आई, और अब मुझे इसके पूरे का एरिया बताना है। और मान लीजिए ये वाली वेलोसिटी है c डैश, तो अगर इन दोनों के बीच में मान लो ये पॉइंट c है, ये पॉइंट c प्लस dc है, तो और इसके एरिया क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो अगर मैं c प्लस dc को हटा के इस लाइन को एक्सटेंड करते करते, इस लाइन को आगे शिफ्ट करते करते यहाँ ले आऊँ और इसको बना दो c डैश, तो ये पूरा एरिया मुझे क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c डैश। आ रही है बात समझ। जैसे कि मैंने कहा यहाँ मेरे पास एक टर्म थी c प्लस dc, तो मैंने जिन दो लाइनों के बीच में एरिया मैंने पूछा, मान लो मैंने ये वाला एरिया पूछा, सिर्फ ये वाला एरिया, तो मैंने क्या बोला, ये वाला एरिया मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो ये पूरा एरिया मुझे क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस c एंड c डैश। मतलब जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे अंत किया, मान लो मैंने अंत यहाँ कर दिया इस ग्राफ का, और मैं कह रही हूँ इतना एरिया मुझे क्या बताएगा, तो जो आपको ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी के बीच में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स लाई करते हैं वो बताएगा। अब मैंने इसको एक्सटेंड करके c डैश लिख दिया, तो ये वाला एरिया क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c डैश। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c डैश। और अगर इतने का एरिया लूँ और ये हमारे पास c प्लस dc और ये वाला
विड्थ डी सी है, तो इतना एरिया क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी डैश। पूरा एरिया क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी डैश। इतना एरिया क्या बता रहा है, वेलोसिटी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी डैश। पूरा एरिया क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी डैश। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, और ये कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक डेरिवेशन आती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो होती है 3/2 kBT पर मोलिक्यूल के हिसाब से। ओके, तो देखते हैं, चलिए। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², राइट। और इसको हमने PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी भी लिखना सीखा था जब हम बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन कर रहे थे। फिर हमने इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा था 2/3 स्मॉल के कैपिटल T इज इक्वल टू PV, ऐसे भी लिख के देख लिया था हमने। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं PV को RT लिख सकती हूँ फॉर 1 मोल, राइट। तो मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस 3 को इधर ले गई मैं, 3/2 PV। और अगर मैं PV को RT लिख रही हूँ सीधा, तो इट मीन्स मैं क्या लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल के हिसाब से ये वैल्यू लिख रही हूँ, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जैसे हम कहते थे ना काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो वो मुझे इससे पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 3/2R इज़ अ कांस्टेंट, तो वो सीधा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से क्लियर हो पा रही है, आई गेस, राइट। तो ये तो बोल दिया काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि 1 मोल के लिए, यानी कि Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी 3/2 RT है। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सिंपली यूनिटरी मेथड यूज़ करके 3/2 RT अपॉन Na हो जाएगी। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 RT अपॉन Na को, R अपॉन Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये डेरिवेशन हो गई इसकी। सिंपली मैंने क्या किया, PV को ये लिखा, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 PV लिख दिया, PV को RT से रिप्लेस कर दिया फॉर 1 मोल, और तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी आ गई, 3/2 RT। मतलब पर मोल का मतलब क्या है, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, 3/2 RT अपॉन Na हो जाएगी। R अपॉन Na होता है KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो हो गया ये। तो हेंस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी 3/2 kBT। और ये एवरेज वाली काइनेटिक एनर्जी है। ओके, हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और MPS वेलोसिटी में एक रिलेशन बताया था, वो क्या है, 1:1.128:1.224। तो सेम रेशो काइनेटिक एनर्जीज का नहीं होता, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी RMS, काइनेटिक एनर्जी एवरेज
और काइनेटिक एनर्जी एमपीएस का भी रेशो ये नहीं होगा, इसका रेशो अलग होता है, वो हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ा हमने, हमारे सिलेबस में कितना था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब हमारे सिलेबस में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं है, नहीं तो हम ये रेशोज़ भी पढ़ लेते। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एवरेज वाली काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBt होती है पर मॉलिक्यूल। वेट अ मिनट। और अब मैं आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि एवरेज तो है 3/2 kBt पर मोलिक्यूल। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना एमपीएस वेलोसिटी वो होती है 1/2 kBt पर मोलिक्यूल। अगर मैं पर मोलिक्यूल की एमपीएस निकालूँ तो वो 1/2 kBt होती है। तो एवरेज और एमपीएस में रेशो क्या आ गया, 3:1। तो क्या ये वी एवरेज और एमपीएस के रेशो के बराबर है, नहीं है। तो दैट मीन्स ये वाली रेशो और ये वाली रेशो ये नहीं होगी, सेम नहीं होगी, अलग होती है। एवरेज होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 kBt। एवरेज एमपीएस काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kBt। पर इसकी डेरिवेशन या ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये वाली चीज़ नहीं करते। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी बहुत रेयरली पढ़ाई जाती है, शायद ही पढ़ाई जाती होगी। बट आप अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए कि एमपीएस पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kBt और एवरेज पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBt। अगर मैं पर मॉलिक्यूल नहीं लिख रही और पर मोल लिख रही हूँ तो पर मोल की तो मैंने बोला 3/2 RT, तब वहाँ kb नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा 3/2 RT। मतलब 3/2 RT किसके लिए होती है, पर मोल के लिए, और 3/2 kBt किसके लिए होती है, पर मॉलिक्यूल के लिए। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अभी भी 2-3 पॉइंट्स बचे हैं जो एक्सप्लेन करने रहते हैं, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम। एक तो हमने बता दिया ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे एक बार कर्व को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है। मैंने आपको बताया था इसको कैसे देखते कि T2 ग्रेटर देन T1 है, ये मैंने आपको बता दिया है, देखना। तो इस पॉइंट में हमें, इस कर्व में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एट हायर टेम्परेचर, मतलब जब हम T1 से T2 पे जा रहे होंगे तो 3 चेंजेस आपको याद रखने हैं। एक तो पीक शिफ्ट फॉरवर्ड, एक चेंज क्या है कि पीक जो है वो शिफ्ट होती है फॉरवर्ड। पहले पीक यहाँ थी, अब पीक यहाँ है, तो ये थोड़ी सी आगे, पहले इस पॉइंट पे थी, अब इस पॉइंट पे है। अगर मैं नीचे को ना देखूँ तो ये पॉइंट यहाँ है, तो अब ये इसकी पीक थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है आगे की तरफ। दूसरा है पीक गो डाउनवर्ड एंड स्लाइटली फ्लैटन्स। आप देख रहे हैं ये इसकी पीक यहाँ है, इसकी पॉइंट यहाँ है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे गई है पीक, और मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट बनाने की भी कोशिश की है
दैट मीन्स पीक गो डाउनवर्ड एंड स्लाइटली फ्लैटन्स। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, बाकी दो को फिर लिखती हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन है पीक ऑन LHS is greater for T1 and कर्व, यहाँ पे भी कर्व वर्ड आएगा, एंड कर्व ऑन RHS is greater for T2। कि अगर मैं LHS देखूं, मतलब इस वाली जो इसका मैक्सिमम पीक है, इससे इधर इधर देखूं, तो आप T1 के लिए देखें, T1 के लिए ऐसे जा रही है पीक और T2 के लिए ऐसे, तो कर्व किसका ज़्यादा है? कर्व यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए स्लोप, तो स्लोप किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली T1 का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका या इसका? ऑब्वियसली इसका थीटा और इसका थीटे में इसका थीटा ज़्यादा है, तो टैन थीटा भी ज़्यादा होगा T1 के लिए ऑन द LHS। अगर मैं इन दो ब्लू लाइनों से सिर्फ इधर इधर देखूँ तो T1 का स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2। बट अगर मैं इस लाइन के इधर इधर देखूँ तो शायद मेरी ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट होता क्या, अगर मैं इस लाइन के इधर इधर देखूँ, इधर इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, तो जो स्लोप होता है वो T2 के लिए ज़्यादा हो जाता है। पहले स्लोप LHS में T1 के लिए ज़्यादा था, इधर जाएंगे तो स्लोप T2 के लिए ज़्यादा हो जाता है। मतलब T1 ऐसे डिक्रीज़ करता है और T2 ऐसे डिक्रीज़ करता है। तो बताइए स्लोप किसका ज़्यादा होगा? T2 का ज़्यादा होगा, T1 का कम होगा। T2 यहाँ पे क्या है? हायर टेम्परेचर, और T1 क्या है? लोअर टेम्परेचर। तो LHS में स्लोप फॉर लोअर टेम्परेचर विल बी हाई, और RHS में राइट हैंड साइड में स्लोप फॉर हाई टेम्परेचर विल बी हाई। ये पॉइंट याद रखना था। मैं एक चीज़ बताना और भूली हूँ अपने लेक्चर्स में, आप मुझे ये बताइए कि हम Z को कितनी कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। Z यहाँ पे आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो हम इसको PV अपॉन NRT लिख सकते थे, राइट। और हमने विरियाल इक्वेशन भी पढ़ी है जिसमें हम Z को 1 प्लस B अपॉन V प्लस C अपॉन V स्क्वायर प्लस D अपॉन V क्यूब ऐसे लिख रहे थे। एक Z की ये भी होती है, फॉर्म। तो Z को हम इन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं, V रियल अपॉन V आइडियल। अब मैं बताती हूँ कि ये आता कहाँ से है। PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे V कौन सा है? आइडियल वाला, क्योंकि ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। PV रियल विल बी इक्वल टू ZNRT। यस, क्योंकि Z क्या होता है? PV अपॉन NRT। तो अगर मैं NRT को इधर शिफ्ट कर दूँ तो यही फॉर्म तो आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? PV रियल इज इक्वल टू ZNRT और PV आइडियल इज इक्वल टू NRT। NRT से NRT कट, P से P कट, तो Z क्या आ गया यहाँ से? V रियल अपॉन V आइडियल। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? आराम से देख लीजिए बोर्ड पे।
अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि Z की वैल्यू रियल गैसेस के लिए होती है 3/8 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.375। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है। इसको भी डिराइव कर देते कि वैल्यू आती कैसे है। चाहे कोई भी रियल गैस हो, Z की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 3/8 ही रहेगी और 0.375 रहेगी। तो जो मैंने अपने एक लेक्चर में ना एक पढ़ाते वक्त थोड़ा सा गलत बोल दिया था, वो ये था कि मैंने आपको बोला था कि हमें वॉन्डर वॉल इक्वेशन क्यों चाहिए। मैंने आपको इसका रीज़न ये दिया था कि हमें हर जगह Z की वैल्यू नहीं गिवन होती, इसलिए हम रियल गैसेस के लिए वॉन्डर वॉल इक्वेशन यूज़ करते हैं। बट आई डोंट नो कि मैंने उस टाइम क्या सोच के बोल दिया जल्दी में। बट Z की वैल्यू रियल गैसेस के लिए फिक्स होती है, दैट इज़ 3/8 और 0.375। तो ये मैं करेक्ट करना चाहूँगी अपनी स्टेटमेंट। मैं अब आपको डिराइव करके दिखा देती हूँ कि Z की वैल्यू 3/8 या 0.375 कैसे होती है। चाहे कोई भी रियल गैस हो, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, Z की वैल्यू रियल गैसेस के लिए 3/8 ही रहती है। तो देखिए PC क्या था हमारा, A/27B², TC क्या था 8A/27RB और VC क्या था 3B। PC VC/TC करिए, मतलब पहले PC को VC से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको डिवाइड बाय TC कर दीजिए। तो क्या आएगा A/27B² इंटू 3B अपॉन 8A/27RB। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास 3AB/27B² इंटू 27RB अपॉन 8A। तो इससे ये कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/8R। तो PC VC अपॉन TC क्या हो गया 3/8R। ये डायरेक्टली भी याद कर लीजिए। अब R को इधर ले आइए तो 3/8 हो गया। और PV अपॉन RT क्या होता है, Z होता है फॉर 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे मैंने N नहीं लिख रखा, तो इट मीन्स N अंडरस्टूड है 1 मोल। तो Z की वैल्यू रियल गैसेस के लिए 1 मोल के लिए 3/8 या 0.375 होती है, क्योंकि PV अपॉन RT क्या होता है Z के बराबर होता है, और वो क्या आ रहा है 3/8 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कई बार क्वेश्चन में ना आपको एनर्जी, मतलब मान लीजिए मैं इसको एज अ जस्ट एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन के रूप में लिख लीजिए ये बात, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आपको कहीं पे भी ये वाली यूनिट दिखे ना, तो अब बंदा डर जाता है कि हो किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब क्या है ये। तो ये सिंपली क्या है 1 जूल है। ये 1 जूल कैसे आया आपको बताया था मैंने कि 1 ATM लीटर जो होता है वो एनर्जी की यूनिट है। मतलब कि जब हम प्रेशर की यूनिट को वॉल्यूम की यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो एनर्जी आती है। यहाँ पे किलो पास्कल जो है वो क्या है, प्रेशर की यूनिट है। डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो एक एनर्जी आएगी, राइट। तो ये ऐसे प्रूव होता है। अब इसका भी प्रूफ हो सकता है एनर्जी यूनिट कन्वर्जन से, राइट। तो इसको मैं प्रूव नहीं कर रही अभी, बट ये ईजिली प्रूव हो जाएगा। एक बार ट्राई करिए, ट्राई इट योरसेल्फ इसको प्रूव करने का। अगर नहीं होता है प्रूफ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि जैसे बच्चों वाले काम नहीं होते कि किलो पास्कल को पहले आप उसमें लिख दो पास्कल में,
कि 1000 पास्कल, फिर पास्कल को लिख दो फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, फिर उसको डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैसे ना कैसे करके 1 जूल ले आओ। एक बार ट्राई करिए, खुद होमवर्क लिख लीजिए इसे। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये भी सॉल्व करवा दो, तो मैं करवा दूँगी। हालांकि जस्ट ये याद भी करिए, क्योंकि एकदम से अगर कहीं दिखे ना क्वेश्चंस में दिख जाता है किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब लिखा, तो घबराना नहीं उसे देख के। वो सिंपली अगर मैं बोल रही हूँ 2 किलो पास्कल पर मीटर क्यूब, सॉरी डेसीमीटर क्यूब, तो बंदा घबरा जाएगा, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपली 2 जूल रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं और कर रहा है रिप्रेजेंट। अब एक और बात है, एक होता है PMM इज इक्वल टू DRT। एक ये इक्वेशन होती है, PMM इज इक्वल टू DRT, प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT से ही आती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि इससे ये हम कैसे बना सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू N को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू R इंटू T। अब इस मोलर मास को इधर ले जाइए, वॉल्यूम को इधर ले आइए। P इंटू मोलर मास विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। और गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो P इंटू मोलर मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू T। तो हेंस सॉल्व्ड। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक होता है लिक्विफिकेशन, मतलब जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, टेम्परेचर हमें करना होता है कम और प्रेशर हमें करना होता है ज़्यादा। बट अगर मैं बताऊं कि डोमिनेंट फैक्टर इनमें से कौन सा है, तो इनमें से भी डोमिनेंट फैक्टर टेम्परेचर है, क्योंकि एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाता है जिसके बाद मैं प्रेशर को कितना भी इंक्रीज़ करती रहूं, गैस लिक्विफाई नहीं हो पाती। उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते थे। तो इसमें मतलब डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हुआ, टेम्परेचर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, टेम्परेचर या प्रेशर, तो डोमिनेंट फैक्टर विल बी टेम्परेचर। एक और बात, जब हम एंड्रयूज आइसोथर्म बनाते हैं तो हम वहाँ ये देखते हैं कि जो जैसे हमने ये बनाया, हम कॉन्स्टेंटली ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ डिक्रीज होती जाती है और पैराबोलिक में डिक्रीज होती है। जैसे ये मैंने क्या बनाया है, ऐसे डॉटेड लाइन से उल्टा पैराबोला ही तो बनाया, पैराबोला बनाया है ना। तो आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट गैसेस के लिए लेंथ्स जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो डिफरेंट होती है, और जो पैराबोला की हाइट वगैरह या जो भी होता है पैराबोला का हाइट हो गया, साइज हो गया, वो भी डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट गैसेस के लिए शेप ऑफ आइसोथर्म तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऐसा ही बनेगा, बट जो लेंथ होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस की वो डिफरेंट होती है, और जो साइज ऑफ पैराबोला होता है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। तो ऑलमोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स तो सारे हो गए हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा बता देते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इस चैप्टर से भी रिलेटेड नहीं है, बट कई बार क्या होता है लैब्स में परफॉर्म होता है। जो क्लास 12th के बच्चे होंगे वो लैब में जाते होंगे, टाइट्रेशन वगैरह परफॉर्म करते होंगे, तो थोड़ा सा ऐसी 4 चीज़ें बता देती हूँ जो आपको थोड़ा सा यूज़फुल रहेंगी। एक होता है HCl, एक होता है HNO3। आपको याद रखने कि ये दोनों फ्यूमिंग एसिड्स हैं। फ्यूमिंग एसिड्स मतलब इनमें इनके फ्यूम्स निकलते हैं,
धुआं निकलता है इनमें से। तो अगर मैं इनको एक कंटेनर में रखा हुआ है तो इनमें से थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता है। एक होता है H2SO4 और NaOH, इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिक। ये दोनों क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब कर लेना। तो आपको याद रखना है कि HCl HNO3 फ्यूमिंग एसिड्स हैं और H2SO4 NaOH हाइग्रोस्कोपिक है। आज से एक नई चीज़ शुरू हो रही है हम मेरे लेक्चर्स में। मैं आपको डेली कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी अपने हर लेक्चर में जो आपको यूज़फुल रहेगी। जैसे आज मैंने ये दी, तो ये थोड़ी ठीक बात लगी मुझे बतानी, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। HCl HNO3 फ्यूमिंग एसिड्स, H2SO4 NaOH हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये बहुत जनरल बातें होती हैं। तो देखिए, अगर मुझे कहे ना कोई भी कि आप 2 ग्राम NaOH ले आओ, या तो मैं नहीं ला सकती मेज़र करके। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्ट 2 ग्राम नहीं होगा। मुझे पता है NaOH ने कुछ पानी एब्जॉर्ब कर रखा होगा अपने अंदर, और मुझे ये भी नहीं पता कि कितना पानी एब्जॉर्ब कर रखा है। तो मान लो मैं 2 ग्राम वेट करके ले आई, उसमें से NaOH तो 1.8 ग्राम है, और भाई पानी का भी अपना वेट होता है, तो 0.2 ग्राम पानी है ना। तो एग्जैक्ट तो मुझे, अब आप कहेंगे तो आप मतलब मैं ये नहीं बता सकती। ये मैंने जस्ट लेट किया कि मान लो 1.8 ग्राम प्योर NaOH और उसने 0.2 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है, और मुझे लैब अटेंडेंट ने कहा कि 2 ग्राम NaOH ले आओ। तो क्या ये 2 ग्राम NaOH है? नहीं, इसमें ये तो एक्चुअल में 1.8 ग्राम NaOH है। अब मुझे नहीं पता, मैं 2 ग्राम उठा रही हूँ तो उसमें 0.2 ग्राम H2O भी हो सकता है 0.3 ग्राम H2O हो, 0.4 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब किया हो। तो इसलिए अगर हमें कोई कहे ना कि 2 ग्राम NaOH उठा के लाओ, तो हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता उसने ऑलरेडी कितना वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक की नेचर है। तो ये छोटी सी बात थी जो पता चली आपको आज, या पता भी हो तो रिवाइज हो गई। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द लेक्चर नेम्ड एज एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे कवर करवा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा NCERT रीडिंग पे। तो वेट फॉर दैट लेक्चर टू कम। टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से, अच्छे काम करिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।